रिक्तियां पाइपलाइन में है और आने वाले 2 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से हम लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार देने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जिस प्रकार राजस्थान के अंतर्गत देश और विदेश के निवेशकों द्वारा राजस्थान के निवेश में रुचि दिखाई है। अभी मुख्यमंत्री जी 2 बार विदेश यात्रा करके आ चुके हैं, बम्बई और सूरत में रोड शो भी कर चुके हैं और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के हस्ताक्षर हुए हैं। और हमारे नगरीय विकास और स्वायत्तता विभाग ने भी पिछले दिनों राज्य राजस्थान के अंतर्गत 76,500 करोड़ रुपए के एमओयू साइन करवाए हैं और दिसंबर के राज्य राजस्थान समिट के बाद हम 2025 में इन सारे एमओयू के माध्यम से जितने उद्योग लगने या दूसरे काम हैं उनको बेहतर बनाने का काम शुरू कराने में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले 10 महीने में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की 2 बड़ी समस्याओं, जल समस्या और ऊर्जा समस्या के लिए राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार के प्रयत्न किए और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ साथ भारत सरकार के उपक्रम के साथ जहां कोयले की खदान है वहीं विद्युत उत्पादन केंद्र लगाने के जो समझौते किए हैं, आने वाले 2 साल में राजस्थान सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगी, बल्कि यहाँ की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन राजस्थान में ऊर्जा का होगा और दूसरे प्रदेशों को जरूरी देखने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार चाहे बीआरसीबी के मामला हो और चाहे गंगा जल का समझौता हो, उसमें भी वर्षों से लंबी हुई बातों को हरियाणा सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ बेहतर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समझौता किया है। अभी हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टी ने नर्मदा जल समझौते के यहाँ पे कृषि के लिए प्रयास जल उपलब्ध हो और हर खेत फसल लहराए, इसके लिए उन्होंने नर्मदा जल यमुना जल समझौते का समर्थन करने के बजाय विरोध किया है और इस प्रकार कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है। नमस्कार। आज कुछ विशेष परिस्थिति में आपसे हाजिर होने का मौका मिला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष ने आज आपकी मार्फत कुछ स्टेटमेंट दी है। जनहित के कार्यों में, विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाने वाली जनता के समय वीडियो भाषणों से जनता को बहलाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहने का प्रयास किया है कि श्री भजनलाल जी की विकास के आयाम के लिए, जनहित के कार्यों के लिए समर्पित सरकार विदेशों में भ्रमण करती है, दौरे करती है। मैं आपकी मार्फत एक प्रश्न पूछना चाहता हूं
होटलों में अपनी सरकार को बचाने के लिए बंद रहने वाली सरकार और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच के खींचतान और कुर्सी की टांग खींचने वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार आरोपों और प्रत्यारोपों की स्वयं सीमा पर पहुंचने वाली कांग्रेस सरकार क्या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी पर यह आरोप लगा सकती है कि विदेश के दौरे पर रहते हैं? राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए, राजस्थान के समर्पित विकास के लिए, जिस प्रदेश और देश में उद्योग पनपते हैं, रोजगार मिलता है, उस देश और प्रदेश का विकास होता है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो हमारा राजनीतिक राजस्थान है, इसमें विदेशों से भी उद्यमी हमारे यहाँ आवे, राजस्थान में उद्योग लगावे, राजस्थान का विकास करे। और इसके लिए कांग्रेस या उनके नेताओं को विदेशी दौरे नजर आते हैं। मैं आपकी मार्फत उन सब की भर्त्सना के साथ साथ ये निवेदन करता हूं कि हमारे विदेशी दौरे किसी होटलों में बंद रहने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, राजस्थान के विकास के लिए थे, है, वो रहेंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मित्रों, मैं आपकी मार्फत याद दिलाना चाहता हूं, बिरला होटल का वो दृश्य तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में वहां मौजूद सभी प्रधानाचार्य, प्रोफेसर और इसके समकक्ष के शिक्षकों की मौजूदगी में ये खुले रूप में आपकी मौजूदगी में मंजूर करवाया था कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर में पैसे देने पड़ते हैं। और सभी जितने भी उस सभागार में मौजूद थे उनमें से अधिकांश ने खुले रूप में मुख्यमंत्री जी के सामने, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के सामने ही कहा था कि हाँ, ट्रांसफर में पैसे देने पड़ता है। क्या वो शिक्षा मंत्री जी हमारे ऊपर जो पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर होंगे, ये सरकार की एक सामान्य प्रक्रिया है, आरोप लगा सकते हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने जिसको नाती का बड़ा बताया था, क्या वो हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकते हैं? सिंगल आरोप, चाहे हमारी वो केंद्र की यशस्वी आदरणीय केंद्र की सरकार हो या हमारी राजस्थान की सरकार हो, एक क्षण का, एक शब्द का कभी किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। मैं आपके मार्फत यह भी कहना चाहता हूं कि तीसरा, उन्होंने एक कथन किया है कि 10 महीने में राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। मित्रों, याद कीजिए, पूरे 5 साल के तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कितना रोजगार दिया और वर्तमान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कमिटमेंट में कितना रोजगार दिया, जिसका जिक्र अभी मेरे वरिष्ठ साथी ने आपके सामने किया। 30,000 का एक बार, 8,000 का एक बार रोजगार मेले के तहत रोजगार की नियुक्तियां दी। 90,000 का कैलेंडर अगले 2 साल की भर्ती के दौरान का आपके समक्ष जारी किया। और हमारे दृढ़ संकल्प है कि 5 साल के अंदर 4 लाख और इस वर्ष हमारे प्रारंभिक वर्ष में 1 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार देंगे। 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। 10,000
माताओं बहनों की पेंशन से संबंधित विषय हो, रोजगार, पेयजल और जैसा मेरे वरिष्ठ साथी ने बिजली का जिक्र किया, हम 2027 तक बिजली में न केवल आत्मनिर्भर होंगे बल्कि हमारे किसान भाइयों को दिन में 6 से 8 घंटे आवश्यकता अनुसार उद्योगों को बिजली और घरेलू बिजली 24 घंटे ऐसे विकास कार्य करने वाले सड़क से संबंधित, चिकित्सालय से संबंधित, कॉलेज शिक्षा से संबंधित, बेरोजगारों को रोजगार देने से संबंधित, पेयजल से संबंधित और राजस्थान को एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने वाले हिस्से से मुख्यमंत्री जी की सरकार का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगा रहे हैं, उसका भी मैं जोरदार खंडन करता हूं। बेड़ा गर्क जिन्होंने किया वो आज प्रतिपक्ष में बैठे हैं और एक मैं आपकी मार्फत बहुत विशेष निवेदन करना चाहता हूं। आज के वक्तव्य में उन्होंने ये कहा कि हमने हमारे संगठन में आदरणीय अशोक जी से, सुखवीर सिंह जी रजवा से, हरि जी चौधरी से, भवर जितेंद्र सिंह जी से, टीकाराम जूली से सबसे सहमति की है, वार्ता की है और वार्ता करने के उपरांत हम हमारा जो भी प्रत्याशी घोषित करेंगे। मित्रों, एक बात मैं आपकी बात पर जानना चाहता हूँ, आपसे मिले तो पूछना, क्या उन्होंने इसमें से कोई एक वरिष्ठ नेता नहीं है जिसका नाम जानबूझकर नहीं लिया या उनकी सलाह नहीं लेना चाहते? कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री, क्यों नहीं उनका नाम लिया? आप बता पाएंगे? आपने पूछा भी होगा कि एक सबसे सलाह लो तो क्या कारण है कि उनसे भी सलाह नहीं ली गई और यह अंतर्कलह इसी स्टेज पर उजागर हो गई है और ये अंतर्कलह की वजह से आज दिन तक वो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस एक बेल की तरह हो गई है जो स्वयं खड़ी नहीं हो सकती, किसी न किसी सहारे खड़ी होती है, किसी न किसी रीजनल पार्टी से समझौता करके ही खड़ी हो सकती है, वो अकेले खड़ी नहीं हो सकती। और वो रीजनल पार्टी के अनेक नेताओं ने आपने वक्तव्य आपकी मार्फत सुना, मैंने भी देखा है, अखबार पढ़ा है कि कांग्रेस तो मेरे आगे पीछे फिरती है, ये वक्तव्य मैंने आज अखबारों में पढ़ा है। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस तो देश की एक जमाने में सर्वश्रेष्ठ पार्टी हुआ करती थी, एकमात्र पार्टी हुआ करती थी। वो इधर उत्तर में जावे तो किसी का आगे पीछे फिर रही है, पूर्व में जावे तो किसी का आगे पीछे फिर रही है, दक्षिण में जावे तो किसी का आगे पीछे फिर रही है। जो बेल की तरफ हो गई है, जो परजीवी हो गई, जिसको परजीवी बोलते हैं, खुद के जीवन जीना हाथ में नहीं रहा है, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। हमारे प्रत्याशी हमने तुरंत प्रभाव से जो भी हमारी कार्यकर्ताओं की आकांक्षा के अनुसार थे हमने खड़े किए, हम कोशिश करेंगे और विकास के नाम पर हम जीतेंगे। मित्रों, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, ये पहला मौका है जब मैंने अनेक बार आपसे निवेदन भी किया, मैं आज दोहराता हूं कि बजट की मात्र घोषणा नहीं हुई है, बजट घोषणा की क्रियान्विति जो हमारे आपके सामने आप रोज देख रहे हैं, ऐसा पहली बार है। ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसको बजट में कोई न कोई विकास के कार्य नहीं मिले। ऐसा कोई भी हमारा जिला नहीं है जिन जिलों को विकास के कार्य तो नहीं मिले हैं। ऐसे सर्वस्पर्शी, सबको साथ लेकर चलने वाली, सबकी विकासोन्मुख सरकार को बेड़ा गर्क करने वाली सरकार कहना ही उनका पता लगता है कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं। एक भी मुद्दा कभी आपसे वार्ता होती रहेगी, हो सकता है कल और आज ही आपसे उसकी वार्ता हो जाए। बताइए एक भी मुद्दा। अगर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो बिरला होटल में घटना हुई वो बताइए। अगर विदेश दौरे की सरकार बताते हैं तो होटलों में बंद रही सरकार, उसका बताइए। अगर समन्वय की बात करते हैं तो आदरणीय राजेश जी पायलट से आपकी वार्ता क्यों नहीं हुई? मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है,
आरोप और प्रत्यारोपों पर खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है, और सिवाय आज दिन तक आरोप और प्रत्यारोप के सिवाय एक भी बात इंडियन नेशनल कांग्रेस या उनके मुखिया ने या उनके अन्य प्रतिनिधियों ने नहीं कही है। हमने आपके सामने विकास के आधार रखे हैं। 10 महीने 9 महीने जो भी हमारी सरकार को हुए हैं, जैसा कि दोहराया गया है, हम बार बार आपके समक्ष तथ्य लेके आ रहे हैं और तथ्यों के साथ हम बात करते हैं। और मैं पुनः 2 लाइन में निवेदन करूं, रोजगार के संबंध में पहली बार इतिहास में इतना हुआ। पेयजल की समस्या के संबंध में चाहे ERCP हो, चाहे जमुना नदी योजना हो या अन्य मुद्दे हो, बिजली के मामले में सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो, सड़कों के मामले में किसानों को MRP बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो और पेंशन बढ़ाने का विषय हो, किसी भी विषय में ले जाएं, शिक्षा के मामले में हो, सभी विषयों में यशस्वी बद्रीलाल जी के नेतृत्व में वर्तमान की भाजपा सरकार विकास के नए नए आयाम कायम करती है। और हमने जो संकल्प लिए थे उसमें से करीब 50% संकल्प हमने पूरे किए। ये पहली सरकार है जिसने पहले साल में ही इतना ऐतिहासिक बजट पेश किया। मित्रों, आज तक के इतिहास में बता दीजिए, आप में से अनेक सीनियर साथियां बैठे, विधानसभा के पटल पर विपक्षी पार्टियों ने कभी बजट की बुरी प्रशंसा की हो। इस बजट सत्र के दौरान आपने देखा कि कांग्रेस से अनेक मान्य सदस्यों ने बजट की बुरी प्रशंसा की थी। इन सब के आधार पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सरकार विकास के आधार पर सभी उपचुनावों में जा रही है। उपचुनाव में हम हमारे कार्यकर्ताओं के विश्वास, मेहनत और इस सरकार के किए हुए कार्य, विकास के कार्य, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश और उनके कृत्य और नीति आधार पर चुनाव में जाएंगे। और हम सभी की सभी उपचुनाव में जितनी भी हमारी 7 सीटें हैं वहां पर कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट पूरी हो जाए। सम्मानीय दोस्तों, आज के कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जो प्रेस के साथ बातचीत की गई, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी के विदेश दौरों पर अंगुली उठाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा कुल 12.5 लाख करोड़ रुपए के MOU संपादित किए गए थे। उसमें से केवल 15% निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ पाए थे। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा RIPS 2022 जारी कर दी गई थी, किंतु उसकी प्रोसीजर गाइडलाइन जारी नहीं कर पाई थी। हमारी सरकार द्वारा अल्प समय में ही RIPS 2022 की प्रोसीजर गाइडलाइन जारी करने के साथ ही राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सतत व समावेशी, अत्यंत आकर्षक एवं व्यापक प्रोत्साहन शामिल करते हुए नवीन RIPS 2024 सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में ही अधिसूचित की जा चुकी है। और इस प्रकार जिस सरकार के कालखंड में जितने MOU हुए, उनका 15% धरातल पर नहीं उतर पाया। विकास के नाम पर भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मदों में जो राशि सरकार को दी गई, चाहे वो पंचायत राज ग्रामीण विकास का मामला हो, चाहे NRSM का मामला हो, वो सारी की सारी दूसरी मदों में खर्च कर दी गई। उन्होंने एक तरह से प्रदेश को आर्थिक अराजकता के दौर में झोंक दिया था। और हमारी सरकार आने के बाद पिछले 10 महीने में हमने उस आर्थिक अराजकता को समाप्त करते हुए आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए और भारत सरकार के पास पिछली सरकार द्वारा भारत सरकार ने जितने विभिन्न मदों में पैसे दिए थे, उनके उपयोगिता प्रमाण
पत्र भारत सरकार तक नहीं पहुंचने के कारण जो राशि अटकी हुई थी, हमने पिछले 10 माह में सारे उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजकर भारत सरकार से वो राशि भी प्राप्त की है और इस प्रकार राजस्थान की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त की। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा आपसे तो निवेदन है कि अभी जो माननीय दोनों मंत्रियों ने विषय रखे हैं, आप उससे संबंधित सवाल आपसे कर सकते हैं। मंत्री जी, जयपुर में करनी विहार क्षेत्र में रजनी विहार जो इलाका है उसमें मंदिर में चाकूबाजी हुई, आपने कार्रवाई भी की, आपके विभाग ने कार्रवाई की, लेकिन वहाँ के लोगों का ये आरोप है कि वो मंदिर परिसर में जो कमरा बना हुआ था उसमें महंत रहते थे, जेडीए ने उसको गिराया। मेरा सवाल ये है कि क्या वो कमरा जिस पर पड़ोसी ने अतिक्रमण कर रहा था, क्या वो कमरा क्या जेडीए से कोई चूक हो गई है या वो कमरा अवैध था? देखिए, उस सुविधा क्षेत्र में अतिक्रमण करके जो भी निर्माण किया गया था वो पूर्णतः अवैध था और उन अवैध निर्माणों को गिराया गया है। और साथ ही मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी सरकार ने तो तत्काल कार्रवाई कर दी, वरना उस अपराधी का मंतव्य ये था कि वो उस क्षेत्र में भय व्याप्त करके, लोगों को भयाक्रांत करके भयादोहन करता और विभिन्न सुविधा क्षेत्रों के साथ साथ कमजोर लोगों के प्लाटों पर भी वो कब्जा करने का प्रयास कर सकता था। हमने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, पुलिस ने भी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आम जनता का आत्मविश्वास जगाने में हम सफल रहे हैं। भविष्य में किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा अगर इस प्रकार के सुविधा क्षेत्र पर अतिक्रमण किए जाएंगे या आम जन के साथ इस प्रकार भयाक्रांत करने का प्रयास किया जाएगा तो उनके साथ भी कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों का ये कहना है वो कमरा वहाँ के मोहल्ले वाले लोगों ने पैसा इकट्ठा करके बनाया था, जबकि उस अपराधी ने 15 फीट उस मंदिर की जगह। मैं आपकी जानकारी के लिए एक निवेदन कर दूं, हर अपराधी के पक्ष में तुरंत 1000 आदमी इकट्ठे खड़े होते हैं और आपको जिन्होंने ये सूचना दी है वो भी उनके वही समर्थक थे। वो कमरा उस अपराधी द्वारा बनाया गया था, अतिक्रमण के रूप में बनाया गया था। विषय से अलग मत रखिए प्लीज। मंत्री जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आज आरोप लगाया है कि ट्रांसफर जितने भी हो रहे हैं सरकार में गबन कर रही है और भ्रष्टाचार कर रही है। एक भी मामला साबित कर दें, उनका तो सार्वजनिक हो चुका था बिरला सभागार में। विषय ध्यान में लाया, इस संबंध में कार्रवाई होगी। मंत्री जी, आपने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, पारदर्शिता सब कुछ है। अगर आपने जो विधायक ने यहाँ पर अपनी पीड़ा जाहिर की कि कांग्रेस के नेताओं से मिलीभगत है, तो इसको क्या माना जाए कि किस तरह से काम हो रहे नहीं हो रहे या मिलीभगत किसकी है? हमारे किसी विधायक की किसी कांग्रेस से मिलीभगत नहीं है। हमारी बीजेपी वालों की, हमारे आपस में सभी की एक रूपता है, एक मुखी है और एक मुखी होकर हम जा रहे हैं। विधायक की पीड़ा क्यों उठाई, क्यों सार्वजनिक मंच से विधायक को कहना पड़ा ये बात? इस संबंध में जानकारी करके आपको वक्तव्य देंगे। कांग्रेस विधायक और जो नेता वो आरोप लगाते हैं कि यूटर्न की सरकार जो फैसला मैं आपको एक विषय बता दूं, ये विषय जरूर मुझे कहना भी चाहिए। यू टर्न में बहुत फर्क है। अगर हम हमारे किसी जनप्रतिनिधि का मान करें, अगर हम हमारे आदेश में संशोधन करें या उसको रोके तो इसको यू टर्न नहीं कहते। कृपया आप, यू टर्न का मतलब अलग होता है, इधर से जाना वह इधर जाता है, वो रुकता नहीं है,
टर्न होता है, हमारा यू टर्न नहीं है, हमारी एक ही दिशा है, विकास। धन्यवाद सब। आरोप लगाया है तो बीआरसीपी का मुद्दा जो आया गया तो चुनाव के समय में 27 तारीख को आ रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे, चुनाव में क्यों किया जा रहा है? सर जी, ये तो हमने जब से प्रारंभ हुई तब से ऐसे को कार्य प्रारंभ कर दिया, चुनाव कहाँ से हो गया, हमने कभी कर दिया, सब फाइनल हो गया हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो आप सभी 5 करोड़ चार का बोलो आप बोलो ना। आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपके बेटे के ऊपर गलत तरीके से कमलेश बनने का आरोप लगा था। कोई आरोप नहीं लगा। आपने भ्रष्टाचार की बात की और आपके बेटे मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? वो हमारी उसकी सुरक्षा है।